हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है। आपको जो है अपनी कलम उठानी है, कॉपी उठानी है, बॉटल में पानी रखना है और हमारे सामने बैठ जाना है। हम आपकी सारी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि भाई ये जो परमाणु द्रव्यमान क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ये सब क्या चीज होती है। इसके पहले हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बात की थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बात की थी। वो यदि वीडियो आपने नहीं देखी है, वो लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो भाई YouTube पर तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, आप यदि गूगल से देखना चाहें तो उसका जो तरीका है वो इस क्लास के मैं लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप वहां से भी देख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं 1920 में। चलते हैं कहां पर? 1920 में। क्योंकि पिछली कक्षाओं तक हम लोगों ने यह जान लिया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपका नेगेटिव होता है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यह बताया कि भैया जो नाभिक है वो आपका पॉजिटिव होता है और उसके अंदर प्रोटॉन होता है। मतलब प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो मिस्टर रदरफोर्ड को जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो मिस्टर जे थॉमसन को जाता है। पर 1920 तक किसी को यह पता ही नहीं था कि न्यूट्रॉन नामक कोई चीज होती है, और जब तक हमें न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता होगा हम इन चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ में आई? तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि भैया हाइड्रोजन तक तो मेरे को प्रोटॉन का पता था, हाइड्रोजन के परमाणु तक तो प्रोटॉन ही होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। पर रदरफोर्ड ने सोचा कि यदि हम दूसरे तत्वों के परमाणुओं के ऊपर अल्फा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा किरणों वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट, तो हो सकता है कि वहां पर उन्हें वो रिजल्ट ना मिले जो उनको कहां पर मिल रहा था, आपका अल्फा कणों वाले एक्सपेरिमेंट का हाइड्रोजन एटम के साथ में या गोल्ड एटम के साथ में। इसका मतलब यह हो गया कि एक और कण उसके अंदर पाया जाता होगा जिसके कारण नाभिक का जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ जाता है और एक उसका जो आपका घनत्व है वो भी कैसा हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक भी सही थी। तो क्या हुआ, 1932 में एंट्री होती है किसकी? जेम्स चैडविक सर की, और वो खोज करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। तो वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट वो कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आप बस ये याद रखो कि जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की क्या की थी? खोज की थी। बात समझ में आ गई? तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं, मानकर नहीं चल रहे हैं, ऐसा होता है कि अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है आपका वो उदासीन है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में, जिसको आपने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में कई बार पढ़ा है। तो घबराओ मत, बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़ा सिंपल होने वाला है, बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कई जगह पूछ ली जाती है। ठीक है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और क्या पढ़ेंगे भी? तो हम पढ़ेंगे समस्थानिक और समभारिक के बारे में, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के दोष कौन से थे। बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके लिए हमें तीनों जो इडियट्स हैं, तीनों जो कण हैं, आपने एक मूवी देखी ना, 3 इडियट्स, परमाणु नामक मूवी में भी 3 इडियट्स होते हैं जो कि हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो भैया एक है आपका इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखेंगे, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक जो है वो आपका प्रोटॉन है, राइट, और एक जो है वो है आपका न्यूट्रॉन। तो एक तरफ आपका इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ आपका प्रोटॉन है और एक तरफ आपका न्यूट्रॉन है। एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, रुको, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों करते हैं बता रहा हूं अभी मैं। इलेक्ट्रॉन को अपन ब्लैक से बनाएंगे, प्रोटॉन को अपन जो है लाल से बनाएंगे और न्यूट्रॉन को अपन किसी भी कलर से बना सकते हो, क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हो। अब इसके बाद जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो जहां भी पॉजिटिव होगा वो रेड होगा, जहां पर भी नेगेटिव है वो ब्लैक होगा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल कोई भी हो सकता है। अब सुनो कहानी, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना प्रोटॉन है और ये अपना न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो भाई ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? तो ये आपका धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो उदासीन होता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी? 3 इडियट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 इडियट्स की।
बात समझ में आ रही है? और ये 3 इडियट्स मतलब ये 3 ऐसे दोस्त, ये 3 ऐसे दोस्त जो मिलकर निर्माण करते हैं परमाणु नामक मूवी का, जिसमें एक है आपका इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं बनाऊंगा इसको मैं, राइट, दूसरा है, एक तो है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे हमने ये निकाला कि भैया इन सब का कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ आवेश भी होता है। इन सब का कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ आवेश भी होता है, उसको अपन बना लेते हैं, है ना? सिंपल सी कहानी है। देखो, तो इन सब का हम द्रव्यमान भी बनाएंगे और आवेश भी बनाएंगे। ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। देखो, तो एक तरफ हम सबका लिख लेते हैं आवेश और एक तरफ हम सबका लिख लेते हैं द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम दर्शाते कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा, हम उसको ऐसे ही दर्शाते हैं। मैं एक काम करता हूं, रुको, ई हटा देते हैं और यहां से जो है ये हटा देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको हम ई नेगेटिव से दर्शाएंगे और ये कितना होगा तो आप सबको पता है कि भैया ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कौन निकाल कर दिया था ये? तो ये निकाल कर दिए थे हमारे मिलिकन ने। किसने निकाल कर दिया था? मिलिकन जी ने निकाल कर दिया था। कैसे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, मत घबराइए, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर होगा बढ़िया तरीके से फिट। तो ये आपका आवेश है किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का जो आवेश होगा उसको हम E+ लिखेंगे और ये कितना होगा? प्लस, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि हम बात करेंगे किसकी, तो न्यूट्रॉन का होगा आपका 0, क्योंकि ये आपका उदासीन कण है जिसको जेम्स चैडविक ने खोजा था 1932 में, क्योंकि रदरफोर्ड ने उसके पहले हिंट कर दी थी कि हमारे पास जो है एक ऐसा कण भी होना चाहिए नाभिक के अंदर जो कि द्रव्यमान बढ़ाता है नाभिक का और घनत्व बढ़ाता है, जिसके पास कोई आवेश होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, न्यूट्रॉन देखा, सबका हमने आवेश भी देखा। अब देखेंगे सबका द्रव्यमान। क्या देखेंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है और लगभग कितना होता है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के आसपास। प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो भैया मास ऑफ प्रोटॉन आपका होगा 1.6, मैं लगभग लिख रहा हूं, राइट, इंटू 10⁻⁻27 kg। तो kg में क्यों? क्योंकि ये आपका जो द्रव्यमान है उसका SI मात्रक है। बात समझ में आई? और यदि हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो भैया न्यूट्रॉन का मास होगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, पर इन दोनों में से ज्यादा किसका होता है? तो भाई न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। किससे? प्रोटॉन से। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। सबका मास हमने देख लिया यानी कि द्रव्यमान, सबका हमने आवेश देख लिया यानी कि चार्ज देख लिया। तो यहां तक तो कहानी बड़ी ही सिंपल थी। बात समझ में आ गई? चलो, और किसने खोजा है वो भी अपन लिख ही देते हैं, है ना? तो वैज्ञानिक भी अपन लिख देते हैं। चलो, घबराने वाली बात ही नहीं है। आप तो वैसे ही नहीं घबराते हो, तैयारी करते हो, पढ़ते लिखते हो, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो, और खोज किसने की अपन वो भी लिख लेते हैं, है ना? तो खोज किसने की? तो सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखोगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आवेश की नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। हाँ, वही तरबूज वाले अंकल। बात समझ में आई? उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की? तो भैया ऐसा है, रदरफोर्ड ने की। तो किसने की? रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की बात किसने की? तो भैया जेम्स चैडविक या जे चैडविक आप लिख दीजिए, इन्होंने की। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इसकी बात मिलिकन ने की, अपना रदरफोर्ड, थॉमसन या फिर आपके जो चैडविक जी हैं इन्होंने नहीं की। बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे 3 इडियट्स जो मिलकर बनाते हैं किसको? परमाणु को। ये तीनों जो हैं ये मिलकर बनाते हैं किसको? तो भाई ये मिलकर बनाते हैं आपके आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? नहीं आया, रुको,
ये मिलकर बनाते हैं किसको? तो ये मिलकर बनाते हैं आपके परमाणु को। किसको मिलकर बनाते हैं? परमाणु को। चलो नोट तो करो पहले, आप आगे बढ़ रहे हैं ना। परमाणु, बात समझ में आ गई? तो जिसे हम परमाणु कहते हैं बेसिकली वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, राइट? जिसको हमारे पहले हम ये जानते थे कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, अभाज्य है, मतलब वो आपका जो है क्या नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। बट परमाणु जो है आपका वो 3 कणों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा वाला आपका क्या है? तो वही न्यूट्रॉन है। इसको नोट किया? पक्का? कोई घबराने वाली बात, कोई दुख दर्द नहीं है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना, काहे घबराते हो? चलो ठीक, सही जा रहे हैं अपन, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। चलिए अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की और द्रव्यमान क्रमांक की, जो कि बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, आपको ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक और आपका द्रव्यमान क्रमांक, ध्यान से देखना। तो एक तरफ है आपके पास परमाणु क्रमांक, ठीक है, एक तरफ आपके पास क्या है? तो भाई एक तरफ है आपके पास परमाणु क्रमांक, ध्यान से देखना। तो परमाणु क्रमांक, ठीक है, और एक तरफ है आपके पास द्रव्यमान, नहीं द्रव्यमान क्रमांक। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये सब कैसे बनेगा अपने को? ये सब बनने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि भैया अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, प्रोटॉन को कैसे दर्शाते हैं। बात समझ में आई? तो देखो परमाणु क्रमांक को अपन कैसे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। द्रव्यमान क्रमांक को अपन कैसे दर्शाते हैं? A से दर्शाते हैं। तो कुछ नहीं है, उल्टी ABCD अपने को पढ़ ली है। कहानी अपनी Z से शुरू होगी और खत्म कहां पर होगी? A पर खत्म होगी, और बीच में कौन कौन आएगा तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक की जो परिभाषा है वो बड़ी ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, दैट्स ऑल। तो ये क्या होती है? ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटोनों नहीं होगा वैसे, प्रोटॉनों की संख्या होगी आपकी क्या? परमाणु क्रमांक, ठीक। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही परमाणु क्रमांक होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, पर जब आपका परमाणु उदासीन है। उदासीन है का मतलब क्या होता है? देखो भाई Na+Na लिखा है तो ये आपका उदासीन है, ना तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन गए। पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है Na+, यदि कहीं पर लिखा हुआ है Na+, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कहीं पर यदि लिखा है Cl, तो इसका मतलब ये आपका उदासीन है। पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है Cl-, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हो गए? बाहर निकल गए। तो इसको अपन समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। प्रोटॉनों की संख्या को मैं Np से दर्शाऊंगा। कैसे दर्शाऊंगा? Np से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं Ne से दर्शाऊंगा। न्यूट्रॉनों की संख्या को मैं Nn से दर्शाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो परमाणु क्रमांक क्या है आपका? प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो ये सिंपल सी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है भैया। इसको हम दर्शाएंगे Np से। प्रोटॉनों की संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे? आपके Np से। कुछ इसी तरीके से यदि हम द्रव्यमान क्रमांक की बात करें तो द्रव्यमान क्रमांक आपका क्या होगा? ध्यान से देखना। तो ये होगा आपका प्रोटॉनों की संख्या। क्रमांक की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है। तो ये होगा आपका प्रोटॉनों की संख्या के साथ में आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के साथ में आपका क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई? प्रोटॉनों की संख्या के साथ क्या होगा आपका? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या अपन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। Np के साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या अपन कैसे लिखेंगे? तो Nn लिखेंगे। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। अब आप मुझे एक बात बताओ, Z बराबर Np अपन ने देख रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं Np प्लस Nn या फिर Z प्लस Nn। बात समझ में आ गई? एकदम ही सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। कर लिया? ठीक। चलो
अब कुछ मैं बीच में बात कर रहा था आयन की, उदासीन परमाणु की, तो वो समझने की हम कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिएगा, ऐसे समझेंगे हम इसको। यहां पर एक डिब्बा बनाते हैं और इसके अंदर जो है कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग, पर यार ये आपको कंफ्यूज ना कर दे। नहीं करेगा, एक काम करो, इसको हटाओ भाई, देखो इतना नोट करो पहले। परमाणु क्रमांक अपन ने देख लिया, ठीक है, परमाणु क्रमांक अपन ने देख लिया, द्रव्यमान क्रमांक अपन ने देख लिया। अब परमाणु क्रमांक Z से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान क्रमांक किससे दर्शाया जाता है, तो आपके A से दर्शाया जाता है। इसको आपने यदि नोट कर लिया है तो मैं वहां पर लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा, तो मैं जो है उसको अपने तरीके से लिख दूंगा। देखो एक डिब्बा यहां बनाते हैं, क्योंकि ये सब आपने नोट कर लिया है, इसीलिए एक डिब्बा जो है उसके नीचे बनाते हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा देते हैं क्योंकि ये सब पढ़ लिया आपने। ठीक, तो Z समझ में आ गया, आपको A समझ में आ गया, बोलिए यस सर, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट कहानी समझा रहा हूं, ठीक है। देखो तो एक तो अपन ने ऊपर डिब्बा बना लिया है और एक हम जो डिब्बा है वो नीचे बनाते हैं। बड़ा काम आने वाला है ये डिब्बा हम लोगों को। क्यों काम आने वाला है, सुनो। अब यदि मैं बात करूं किसकी, परमाणु क्रमांक की। क्रमांक मतलब सिर्फ एक नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है ना, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे। तो भैया ये है आपका परमाणु क्रमांक और ये है आपका परमाणु द्रव्यमान, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, द्रव्यमान क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को कैसे दर्शाएंगे, तो सिंपल सी कहानी है, इसको हम दर्शाएंगे Z से, जो कि होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर, सिंपल। और इसको हम दर्शाएंगे किससे, तो A से दर्शाएंगे। तो ये कैसा होगा अपना, ये होगा हमारा, थोड़ा सा इसको अपन ऊपर लिखेंगे, रुको जरा, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर A इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हो कि प्रोटॉनों की संख्या ही आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है, इसलिए ये हो जाएगा Z प्लस NN। चलो सब कुछ सही चल रहा है, तो ये दो चीजें अपन ने सीख ली है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, ध्यान से देखना। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर बनाएंगे एक डिब्बा, हम यहां पर बनाएंगे एक डिब्बा और हम यहां पर भी एक डिब्बा बनाएंगे। ध्यान से देखना, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, पक्का। चलो और क्या करेंगे भाई, तो हम 2-3 लाइन खींच देंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो चलो साथ साथ में ड्रॉ कर लेंगे सभी, पक्का। यार सीधी लाइन नहीं बन रही क्या, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, सीधी लाइन बन गई, लगभग बन गई। रुको रुको, पहला नहीं, यहां से बनाते हैं। अब आ रही है सीधी, ठीक है, लगभग सीधी है, हाँ। दूसरा, तीसरा, मुझे लग नहीं रहा है सारे कॉलम यहाँ पर उपयोग हो जाएंगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और ये चौथा और ये पांचवा, और नहीं भी होंगे तो कोई बात ही नहीं है, इट्स ओके। ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया, पक्का। अब यदि मुझे किसी तत्व को दर्शाना है यदि मुझे किसी तत्व को दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। मुझे किसी तत्व को यदि दर्शाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा तत्व। मुझे यदि किसी तत्व को दर्शाना है तो यहां पर मैं लिखूंगा तत्व, ठीक है। और क्या करूंगा, मैं ना ऊपर की तरफ लिखूंगा आपका A और नीचे की तरफ मैं लिखूंगा Z, पर मेरे को नहीं आया है मजा। चलो, तो मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा A और नीचे की तरफ लिखूंगा Z। अब इसको यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम कैसे होगा, तो भाई तत्व को आप क्या मान लो, X मान लो, बात समझ में आई। और ऊपर की तरफ क्या होगा, तो ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान है, ऊपर की तरफ होगा भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और यही क्या होगा आपका
परमाणु द्रव्यमान क्रमांक, ये आपका द्रव्यमान क्रमांक है, द्रव्यमान नहीं है। और नीचे की तरफ होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है और यहां से ही सारे कॉन्सेप्ट्स आपके शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात। यहां पर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए लिखा है और जेड लिखा है। या फिर अपन उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी एबीसीडी उल्टी शुरू होती है, तो जेड से ए की तरफ। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये बात है। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहां पर क्या होने जा रहा है, देखो यहां पर हम लिखते हैं आपका सोडियम, यहां पर लिखा है आपका सोडियम, ठीक है, और यहां पर लिखा है आपका सोडियम प्लस। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर लिखा है सोडियम। थोड़ा यार इसको पीछे करते हैं, रुको 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 रुको, आ नहीं पाएगा इसमें, रुको, साथ साथ में नोट कर लो और समझते भी जाओ। यहां पर लिखा है अपना सोडियम, यहां पर लिखा है अपना सोडियम प्लस। सोडियम की जगह अपन मैग्नीशियम लें, हाँ हर बार अपन सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। चलो, यहां लिखा है मैग्नीशियम, इधर पे क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा है मैग्नीशियम 2+, यहां पर लिखा है ऑक्सीजन और यहां लिखा है ऑक्सीजन 2-। किसी भी तत्व से यदि किसी भी परमाणु से अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसमें डाल देते हैं तो वो अपना आयन बन जाता है, ठीक है। चलो एक और इसमें अपन ऐड करते हैं, बढ़िया सी चीज, ध्यान से देखिएगा, और वो क्या है देखना ध्यान से, बताते हैं। ठीक है, अब इसी मैग्नीशियम को मैं कैसे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, यह आवेश के लिए था। इसी मैग्नीशियम को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा मैग्नीशियम है, ऊपर की तरफ मैं कितना लिखूंगा, तो भाई देखो परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 12 है, कितना है आपका 12 है, और द्रव्यमान क्रमांक कितना है इसका 24 है। उसी तरीके, यार पूरे आ नहीं पाएंगे, आ जाएंगे, देखते हैं। एक मैग्नीशियम ये है अपने पास, ये भी 12 होगा, ऑक्सीजन है अपने पास, ठीक है, ये आपका 8 होगा, ऊपर की तरफ 16 होगा, नीचे भी एक ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर 8 होगा, और ये हो जाएगा आपका Mg2+, और ये हो जाएगा 2-। खत्म गेज। चलो बात समझ में आ गई। अब बताओ तत्व को हम ऐसे लिखते हैं, क्या हम इसी तत्व को इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तत्व को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। नीचे की तरफ आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे इसको आपकी परमाणु संख्या, ऊपर की तरफ होगी द्रव्यमान संख्या। अब मैग्नीशियम की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, देखो इलेक्ट्रॉन में ही चेंज आया है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो भाई 12 है। नीचे भी कितना आएगा 12, इलेक्ट्रॉन जाए या ना आए, इसका 8 है और इसका भी 8 है, तो अपन 8 बनाएंगे, शून्य थोड़ी बनाएंगे। 8 और 8 आपने बना लिया। बात समझ में आई। तो यदि किसी का आपके पास में परमाणु क्रमांक है तो आप उसके प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हो, और इसके प्रोटॉनों की संख्या होगी 12, यहां पर भी 12, यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी जो मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कम हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो उसके भी परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं आया। पर यहां पर क्या हुआ 12, यहां पर क्या हुआ 10, यहां पर हुआ 8 और यहां पर भी हो गया 10। बात समझ में आई? सिंपल सी बात, किसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 कम हो गए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मंगवा लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें इस साल पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसने 2 मंगवा लिए तो उसके 10 हो गए। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 12 होंगे, इसमें भी कितने होंगे, तो भाई 12 होंगे, यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8 होंगे। अब ए निकाल लेंगे तो ए तो अपना वैसे ही आ जाएगा। ए कितना आएगा भाई, तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आ जाएगा आपका 24, ये भी आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 16। कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपका जो परमाणु द्रव्यमान है
परमाणु द्रव्यमान क्रमांक है और परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे बिल्कुल भी आधारित निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो परमाणु द्रव्यमान क्रमांक और आपका परमाणु क्रमांक जो है इससे निर्धारित होता है कि आपका तत्व कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन की कम या ज्यादा होने से उस तत्व पे कोई असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो जो नीचे लिखा रहेगा ये आपका परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर जो लिखा है ये आपका क्या होगा? द्रव्यमान क्रमांक होगा। सिंपल ये कहानी है, आसान ये कहानी है, इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक, चलो अब परमाणु संख्या देख ली हमने, और क्या देख ली भाई? द्रव्यमान संख्या देख ली। अब एक नया चीज आप देख रहे होगे यहां पे भैया, न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? तो नाभिक में जितनी चीजें होती हैं, यदि आप और मैं भी नाभिक में होते, वैसे हम नहीं रह सकते, बहुत छोटा होता है, पर नाभिक में जितनी चीजें होती हैं उसको अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो एक बार इसको पढ़ो। तो ये पूरा अपना क्या हो गया भाई? नाभिक हो गया, और इधर की तरफ क्या घूम रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सब पहले से जानते हो आप, ठीक है? चलो पढ़ लिया, नोट करना है कुछ? कर लो, इजी, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या पूछा हुआ है? समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, समान द्रव्यमान संख्या होगी, क्या होगी आपकी? समान द्रव्यमान संख्या यदि होगी परंतु भिन्न परमाणु संख्या होगी तो समस्थानिक कहलाएंगे, सॉरी समभारिक कहलाएंगे। समस्थानिक क्या होंगे? जिनकी परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है। कैसा हुआ? कंफ्यूजन हुआ ना? समझ लेते हैं, ध्यान से देखो बहुत सिंपल सी कहानी, ध्यान से देखो। अब आप भाई ये तो जान गए हो, आप ये तो जान गए हो कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है। ये कहानी आप बड़े अच्छे से जानते हो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम इसी से क्या निकालेंगे? तो हम निकालेंगे आपके समभारिक और समस्थानिक की कहानी। क्या निकालेंगे? समभारिक और समस्थानिक की कहानी। कैसे निकालेंगे? एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं। और इतना ही क्यों, हम तो ये भी समझेंगे कि भैया सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। हम तो ये भी समझेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। बात समझ में आ रही है? और हम तो ये भी समझेंगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, और हम ये भी समझेंगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, चारों चीजें आज हम समझने वाले हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा यहां पर, और इसी कड़ी को ध्यान में रखिएगा आप कि क्या ए होता है और क्या जेड होता है। हम आगे लेकर चलते हैं समस्थानिक, समभारिक और बाकी की चीजों के तरफ। कैसे? तो देखो, सिंपल सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बड़े ही ध्यान से इस कहानी को आप लोग सुनिएगा। कैसे? देखो, ये एक लाइन बना ले, बीच में बना लेते हैं, पर इसको अपन ब्लैक कलर से बनाएंगे, है ना? चलो, तो अपन ने एक काम किया, रुको जरा रुको जरा रुको जरा, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। मेरे साथ साथ आप लोग ड्रॉ भी करते जा सकते हैं, ठीक है? चलो, क्या ये सेंटर है? हाँ, ये सेंटर जैसा लग तो रहा है। ये हो गया सेंटर, ठीक, ये हो गया सेंटर, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक यहाँ से बना देते हैं, और एक काम करते हैं, एक यहाँ से भी बना देते हैं। ये ऐसा बना दिया अपन ने, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी और करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ी छेड़खानी और करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ी सी छेड़खानी और करते हैं और यहाँ पर भी बना देते हैं। तो ये चार चीजें क्यों बना रहा हूं, अभी विद इन अ सेकेंड आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, अब ऐसा क्यों किया अपन लोगों ने, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन को टारगेट कर रहा हूं। किसकी हम बात कर रहे हैं? कार्बन की। अब जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक जगह पर लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। कार्बन लिखा है, नीचे की तरफ 6 लिखा है, ऊपर की तरफ 12 लिखा है। कार्बन लिखा है, 6 लिखा है, 13 लिखा है। कार्बन लिखा है, 6 लिखा है, 14 लिखा है। कार्बन लिखा है, 6 लिखा है, 12,
6 लिखा है 13 और 6 आपका जो है 6 लिखा है और 14 लिखा है। अब आप जानते हो कि ऊपर वाला जो है वो आपका क्या होगा, तो यहां पर जो ऊपर वाला है वो आपका द्रव्यमान क्रमांक होगा और जो नीचे की तरफ लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होगा। ये सारी कहानी को अपन ने यहां पर सीख लिया है। देख लो, ऊपर की तरफ A लिखा है, नीचे की तरफ Z लिखा है, और A क्या होता है, तो भैया Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। चलिए 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 चलिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर यहां पर हम लिख लेते हैं आपका क्या, ध्यान से देखना, हम यहां पर लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, रुको एक मिनट, हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले Z और यही होगा प्रोटॉनों की संख्या, हम यहां पर लिखेंगे N और यही होगी आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहां पर हम लिखेंगे A जो कि होगा आपका, तो एक काम करते हैं ना, A लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में अपना काम चल जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, नहीं A भी लिख लेते हैं, चलो A भी लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा Na प्लस Z, ये हो जाएगा। तो यार इसको थोड़ा पीछे लिखूं, थोड़ा सा इसको अपन पीछे कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, पीछे कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो A बराबर हो गया मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या और मैंने Z उसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल आपको बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ 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 कि भैया यहां पर जो है आपके प्रोटॉनों की संख्या 6 है, 6 है, 6 है, मतलब तीनों का जो परमाणु क्रमांक है वो एक समान है, पर यदि हम द्रव्यमान क्रमांक की बात करें तो एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। पर यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी, यहां पर 7 होगी और यहां पर 8 होगी। तो कहने का मतलब ये कि यदि प्रोटॉनों की संख्या एक समान है, यदि प्रोटॉनों की संख्या एक समान है पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो उससे क्या होगा, आपका जो परमाणु क्रमांक है वो तो एक समान ही रहेगा, नियत रहेगा, पर आपका द्रव्यमान क्रमांक जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और इन्हीं को हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। तो क्या बोलेंगे इनको हम, तो यही होंगे हमारे समस्थानिक यानी कि आपके आइसोटोप्स। बात समझ में आ गई। तो ये होंगे अपने क्या, तो स्टूडेंट्स ये होंगे अपने आइसोटोप्स। क्या होंगे, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो ये हमारे होंगे समस्थानिक। यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, तो यहां पर हम बनाने वाले हैं समभारिक, यहां पर हम बनाने वाले हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, कंफ्यूज नहीं होना, और यहां पर हम बनाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। जैसे ही एक दो समझाऊंगा ऑटोमेटिकली सारे आपके समझ में आ जाएंगे। नाम लिख देते हैं, सिंपल है ना। ये क्या है, तो भाई समस्थानिक। तो ये क्या है आपके समस्थानिक, तो ये समस्थानिक है। यहां पर हम बनाएंगे समभारिक, ठीक, समस्थानिक है, यहां पर समभारिक है, यहां पर हम बनाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, और यहां पर हम बनाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक आपके समझ में आ ही रहा होगा, न्यूट्रॉ 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 निक, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और हम कौन सी चीज बनाएंगे, तो भाई सम न्यूट्रॉनिक बनाएंगे। ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, रुको थोड़ा बढ़ा देते हैं, वहां पे लिख देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉनिक, बात समझ में आ गई। अब सबके उदाहरण में देता जाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपके सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो परमाणु क्रमांक यदि एक समान है और यदि द्रव्यमान क्रमांक अलग अलग है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्या, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अब बात करते हैं समभारिक की। अब बात किसकी करते हैं, समभारिक की। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो उदाहरण ले लिए। कौन से, ध्यान से देखिएगा। हमने एक उदाहरण लिया है कार्बन का, 6 और यहां पर 12 है, सॉरी यहां पर 14 है, और हमने लिया है नाइट्रोजन का जो कि 7 है और यहां पर 14 है। अब ध्यान से आप देखो, दोनों का जो द्रव्यमान क्रमांक है वो कैसा है, भाई एक समान है, पर दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है, अलग अलग है। मतलब यदि हम यहां पर क्या निकालने की कोशिश करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा जगह कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और यहां पर एटॉमिक द्रव्यमान, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो इसको अपन Z भी बोल सकते हैं और इसको अपन N+Z बोल सकते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया प्रोटॉनों की संख्या जो है वो तो इसमें 6 है और इसमें 7 है, A जो है इसमें 14 है और 14 है, मतलब आपका जो द्रव्यमान क्रमांक है वो एक समान है, द्रव्यमान क्रमांक एक समान है, पर परमाणु क्रमांक इसमें अलग अलग है। इसमें उल्टा हो गया, समस्थानिक का इसमें जस्ट क्या हो गया भाई, उल्टा हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकाल ही लोगे, 14 में से 6 गया, कितना बचा, तो भाई 8 बचा, 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 बचा। बात समझ में आ रही है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में उलटफेर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, समस्थानिक मिलते हैं और समभारिक मिलते हैं। अब बात किसकी कर लेते हैं, तो भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी बात करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक की। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमने उदाहरण कौन से लिए हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, मैं बात कर रहा हूं सोडियम प्लस की, मैं बात कर रहा हूं O2 माइनस की, और मैं बात कर रहा हूं किसकी कर लें, तो अपन नियॉन की कर सकते हैं, ठीक है। चलो और क्या क्या बात करेंगे, तो भाई सबका जो है हम प्रोटॉनों की संख्या लिख लेंगे, सबका हम Z लिख लेंगे, सबका हम न्यूट्रॉनों की संख्या लिख लेंगे। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की जरूरत नहीं है, हम सबके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वैसे ही होता है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पर A लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ आयन भी हैं यहां पर, अब कुछ आयन भी हैं यहां पर। इस वाले को हटा देंगे क्या, इस वाले को रुको, इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं क्या ले लें, तो भाई इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं Mg2+। चलो Mg2+ हमने ले लिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, राइट। अब सबका जो है मैं प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आपका जो परमाणु द्रव्यमान है, क्रमांक है, वो लिखने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम में कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं, वो पूरा नहीं लिख सकते, जगह नहीं है। इसके कितने होते हैं, 11 होते हैं, इसके 8 होते हैं और इसके 10 होते हैं। यही इनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। सब कुछ पहले से आपको पता है। पर यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही 12। अब यदि उसके ऊपर 2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर दिए। अब जैसे ही उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो यहां पर आ गया आपका 10। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास भी बचे 10। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है भाई, 8 होती है। 2 उसने बाहर से मंगवा लिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसके पास भी हो गए 10 और नियॉन के पास तो 10 होते ही है। तो आपने एक चीज देखी होगी भैया, सबका जो भी आप दिख रहे हो उन सबके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या एक समान है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। पर यदि हम बात करें परमाणु द्रव्यमान क्रमांक की तो सबका क्लियर है, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भैया 24 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और नियॉन का आपका 20 हो जाएगा। ये परमाणु द्रव्यमान नहीं है, ये सिर्फ आपका द्रव्यमान क्रमांक है। अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की। इसके लिए अपन 2 उदाहरण लेते हैं, उससे कहानी समझ में आ जाएगी आपके। ध्यान से देखो, अब इसके लिए एक उदाहरण लिया है मैंने C6 और 13, एक और लिया है नाइट्रोजन 7 और 14, और दोनों के लिए हम लोग जो है Z निकाल लेते हैं जो कि प्रोटॉनों की संख्या होती है, और दोनों के लिए हम लोग जो है क्या निकाल लेते हैं भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। बात समझ में आएगी, सिंपल है, मुझे पता है आपको आता है। यहां पर 6 और 7 हो गया। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम यहां पहुंचेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपकी, परमाणु द्रव्यमान माइनस क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, खत्म बात। 13 में से 6 गया तो कितना आया, तो 13 में से 6 गया तो भैया 7 आया, ठीक है। वहां पर 14 में से 7 गया तो कितना आया, 7 आया। तो कहने का मतलब यह है, क्या दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, बोलिए यस सर। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, तो एक से ज्यादा या सॉरी 2 से ज्यादा कोई भी ऐसी चीज यदि होगी
जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनको हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। जहां इलेक्ट्रॉन एक समान है सम इलेक्ट्रॉनिक। जहां पर परमाणु लिख देते हैं, रुको, समान 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 परमाणु क्रमांक। तो समान क्या है, तो भाई समान परमाणु क्रमांक है। इतना पहले अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है, कर लिया। तो जहां पर परमाणु क्रमांक आपका क्या होगा, एक समान होगा, वो समस्थानिक होंगे क्योंकि उनका स्थान एक जैसा है। पर यदि आपके समबारिक की बात करोगे तो उनका एक समान होगा द्रव्यमान क्रमांक। तो इनका क्या होगा भाई, द्रव्यमान क्रमांक जो है आपका वो कैसा होगा, एक समान होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से समस्थानिक आपने देख लिए, समभारिक आपने देख लिए, साथ में आपने सम इलेक्ट्रॉनिक भी देख लिए, सम न्यूट्रॉनिक भी देख लिए। अब ध्यान से सुनो, समस्थानिक बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। जैसे कार्बन के समस्थानिक होते हैं ऐसे ही हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं, राइट। ऐसे ही और दूसरे भी आपके आयोडीन जैसे बहुत सारे तत्व हैं जिनके समस्थानिक होते हैं। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, अपन ने 9th 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप मत घबराइए। नोट कर लिया पक्का? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें अपन लोग देख चुके हैं, इसको अपन यहां से हटाते हैं और देखते हैं कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल में दोष क्या था। बात समझ में आई? इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड भैया ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो नाभिक के आसपास गोल गोल घूम रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आसपास, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जिसको कई बार आप लोगों को डाउट होता है। सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, सुनो। देखो, रदरफोर्ड के हिसाब से अपने पास यहां पर एक क्या है भाई, अपने पास जो है एक यहां पर क्या है, नाभिक है, सॉरी आपका परमाणु है, परमाणु है और बीच में आपका क्या है, तो बीच में एक नाभिक है। बीच में बना नहीं बना, बीच में बना नहीं बना, अब बीच में बना, लगभग बन गया। तो ये आपका नाभिक है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है, किसके, नाभिक के। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहां तक ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक आवेशित कण है। ध्यान से सुनिए इस कहानी को। इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो घूम रहा है। कहां घूम रहा है, तो नाभिक के आसपास घूम रहा है। नाभिक आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है, दोनों के बीच में आकर्षण बल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आसपास घूम रहा है। आपने कहा ठीक है। अब यदि ये घूम रहा है तो क्या होगा, इसे त्वरण चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा भाई, त्वरण चाहिए होगा। इसे क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। अब ये तो रदरफोर्ड की बात थी, तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके नाभिक के आसपास घूम रहा है, जो कि एक आवेशित कण है। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। मैक्सवेल जी ने क्या कहा, तो मैक्सवेल सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, राइट, विज्ञान में भी मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने यह कहा कि त्वरित कण, कोई भी ऐसा कण जो कि स्थिर नहीं है, त्वरित है, त्वरित कण क्या करता है, ऊर्जा, ठीक है। त्वरित कण जो आपका है वो क्या करता है, वो ऊर्जा देता है। यानी कि त्वरित कण जो है, त्वरित कण से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और जब ऊर्जा निकलती है तो कक्षा में परिवर्तन होता है, पहली बात। और यदि ऊर्जा निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी हायर टाइप की साइंस है जो कि बड़ी सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो कि घूम रहा है, मतलब ये कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसको चाहिए त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। अब देखो मैक्सवेल ने क्या कहानी समझाई, मैक्सवेल ने कहा, जो कि बिल्कुल सही भी है, कि कोई भी आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण, पूरा लिखेंगे इसको अपन,
त्वरित आवेशित कण। यदि आपके पास में त्वरित आवेशित कण है, ठीक है, तो इससे ऊर्जा बाहर निकलती है। त्वरित आवेशित कण से ऊर्जा बाहर निकलती है। और ऊर्जा कब बाहर निकलती है? ऊर्जा तभी बाहर निकलती है जब उसकी कक्षा में परिवर्तन होता है। मतलब, और ऊर्जा बाहर निकलेगी यदि बाहर निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, और ऊर्जा यदि बाहर निकलेगी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, वो त्वरण में है, और यदि ऊर्जा बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि कक्षा में परिवर्तन होगा, की तरफ जाने लगेगा। तो किसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? तो भाई नाभिक की तरफ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक की तरफ गया तो वो 10 की घात, सुनो इस कहानी को ध्यान से, तो 10 की घात -8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। पर हम तो ये जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता ही नहीं है, वो तो कक्षाओं में घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 10 की घात 8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो इससे एक क्वेश्चन मार्क तो आया कि भैया परमाणु स्थिर कैसे यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया? तो हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आसपास घूमता है। तो इससे आया एक क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, और वो ये था, सुनो, और वो क्वेश्चन मार्क ये था कि फिर परमाणु स्थिर कैसे रहेगा? तो इसमें 3-4 आपके साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, घबराओ मत। यह आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार पढ़ लोगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि फिर परमाणु स्थिर कैसे रहेगा? फिर परमाणु जो है वो स्थिर कैसे रहेगा? बात समझ में आई? इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें परमाणु की स्थिर होने की कोई बात नहीं थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के स्थिर होने की कोई बात नहीं थी, परमाणु के स्थिर होने की कोई बात नहीं थी। समझते हैं, देखो, रदरफोर्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार किसके आसपास घूम रहा है? भाई नाभिक के आसपास घूम रहा है। ये अपना नाभिक है, ये क्या है? तो भाई ये नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार किसके आसपास घूम रहा है? नाभिक के आसपास घूम रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? यदि वो नाभिक के आसपास घूम रहा है तो उसे क्या चाहिए? त्वरण चाहिए। एक रस्सी में पत्थर बांध के अपन जब ऐसे घुमाते हैं तो हम हाथ से इसको त्वरित करते हैं ना, हम हाथ से उसमें ऊर्जा देते हैं, तो हम उसको ऊर्जा देते हैं तो वो ऊर्जा से क्या होता है? वो घूमने लगता है। अब जितने देर तक घुमाओगे उतने दूर वो पत्थर जब उस रस्सी से छूटेगा तो जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो देखो, तो एक आवेशित कण जो कि घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आवेशित है, जो कि घूम रहा है, इसे त्वरण चाहिए। मैक्सवेल ने यह बताया कि त्वरित आवेशित कण जो होगा इससे क्या निकलती है? भाई ऊर्जा निकलती है। यदि इससे ऊर्जा निकलती है और यदि इससे ऊर्जा बाहर निकलती है तो यह किसकी तरफ जाएगा? नाभिक की तरफ जाएगा। ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण कक्षा में परिवर्तन होता है तो यह नाभिक की तरफ चला जाएगा। और यदि यह नाभिक की तरफ चला गया तो 10 की घात -8 सेकेंड में, मतलब बहुत ही जल्दी, किसमें गिर जाएगा? ये नाभिक में गिर जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर ही गया तो फिर आपका परमाणु बचा कहां? तो फिर परमाणु स्थिर कैसे रहेगा? बात समझ में आई? तो परमाणु की स्थिरता के बारे में हमारे रदरफोर्ड अंकल ने जो बात बताई वो थोड़ी सी पची नहीं। बात समझ में आई? तो इसकी एक कमी या आप सीमाएं कह सकते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, वो ये थी कि उसमें परमाणु की स्थिरता के बारे में बात आई। स्थिरता किसके बारे में बात आई? स्थिरता, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर भी नहीं लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कुछ होता है। तो रदरफोर्ड के आपके जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कमी थी। इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, कि क्या थी भाई? कमी थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कमी थी। और किसकी कमी थी? और थी आपके परमाणु की स्थिरता की कमी। इसको समझने के लिए आप ध्यान से यहां पर देखो,
ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा था, यदि हम रदरफोर्ड की हिसाब से चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आज की क्लास का, बट अपन इसको समझकर निपटा देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 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 और इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर, यार थोड़ा बना नहीं सही, रुको, थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपन ऊपर लेते हैं, है ना, बढ़िया वाला डायग्राम बनाते हैं, मस्त धमाकेदार इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, शानदार। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा 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 और जाकर किस में गिर जाएगा, नाभिक में जाकर गिर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि परमाणु की स्थिरता पे सवाल उठा, इलेक्ट्रॉन की बात सही थी, प्रोटॉन की बात सही थी, नाभिक है, ये सब कुछ सही था, पर स्थिरता नहीं हो पाई और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कोई भी बात नहीं की मिस्टर रदरफोर्ड ने। बात समझ में आ गई? इसको आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना बढ़िया से, ठीक है, सिंपल, पक्का। चलो अब चलते हैं यहां पर, तो अब इसको भी एक बार अपन पढ़ेंगे, सेम चीज बनी हुई है, पढ़ो जरा, ठीक है, पढ़ने एक बार। यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु की स्थायित्व यानी कि स्थिरता, किसी परमाणु के स्थायित्व यानी कि किसके बारे में भाई, स्थिरता के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाए, यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाए तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की तरफ खींच लेगा, जिससे वो ऐसे गोल गोल घूमते हुए कहां पर जाकर गिर जाएंगे, नाभिक में, जो कि कैसा है आपका नाभिक, जो कि कैसा है आपका पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो कि कैसे हैं आपके, तो भैया नेगेटिव है। तो कुछ बड़ा हायर नहीं है, अपन सब कुछ पहले से पढ़कर आए हैं, बस हम लोग अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाए तो ये हो गया, यहां तक पढ़ लिया, ठीक है, जिससे थॉमसन परमाणु मॉडल का एक लघु रूप मिल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में गिर गया तो फिर वो थॉमसन का ही मॉडल बन गया, ठीक है। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ भी वर्णन यहां पर नहीं हुआ है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है। ओके, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रेजेंट तो है, विद्यमान तो है, पर किस तरीके से विद्यमान है इसके बारे में रदरफोर्ड के मॉडल से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। बात समझ में आ गई? तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की आपकी क्या थी भाई, दोष कह सकते हो, कमियां कह सकते हो, लिमिटेशन कह सकते हो। आप इसको भी अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लो, ठीक है। चलो कर लिया, पक्का। अब देखो, थॉमसन का मॉडल देख लिया, रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया, पर अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे जिसको हमने कक्षा 9वीं और 10वीं में देखा था, यानी कि बोर का मॉडल। अब वो कैसे आपको मिलेगा? तो सिंपल सी कहानी है कि इसकी अगली वाली जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, और वो आपको कहां मिलेगी। तो जैसे कि इस क्लास को आप YouTube पर देख रहे होंगे, वेबसाइट पर देख रहे होंगे, तो YouTube पे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वेबसाइट पर वो चीज कहां मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। आप सर्च इंजन पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आपका मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। अब देखो, जैसे आप पहुंचे कहां पर भैया, मैग्नेट ब्रेन्स पे, आपको यहां पर पूरा नॉलेज का जो खजाना है वो मिल जाएगा। मतलब यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो फिलहाल में कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, जेडबलई, नीट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी हैं उन सब के वीडियोस यहां पर अवेलेबल हैं। अब अपने को क्या करना है, कक्षा 11वीं का वीडियो देखना है तो अपन यहां क्लिक करेंगे, फिर अपन इधर क्लिक कर देंगे। मान लेते हैं कि डेमो के लिए अपने को कक्षा 10वीं का वीडियो देखना है तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, सारे विषय जो हैं वो आपके सामने मौजूद होंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई पैकेज नहीं, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? अब कक्षा 10वीं में आपको फॉर एग्जांपल गणित पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए, इंग्लिश पढ़नी है तो आप इधर क्लिक कर दीजिए, केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ भी ली है, राइट। अब आपने यहां क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, आप यहां पहुंच गए।
अब यहां पर उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सब कुछ आपको अवेलेबल होगा बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। बात समझ में? ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बनाया डाल दिया आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? सब कुछ आपको मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। और इस तरीके से आप यदि अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? सिलेबस ओवरव्यू से। आपने क्लिक किया, जैसे आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, एक पहला लेक्चर आपका चालू हो गया। ये लो, हो गया आपका लेक्चर चालू। सिंपल सी ये कहानी थी, ठीक है। ऐसी ही सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, राइट। क्योंकि ये है एक ऐसा चैनल जो कि आपको प्रोवाइड करता है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सब कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, राइट। यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी केमिस्ट्री के इसी चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।